नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। ये भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में जो सबसे जो ख़ास जगह है जिसको हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, पिछले 2-3 सालों से ये और भी बहुत पॉपुलर रहा है ये जगह। शाहीन बाग इसको कहते हैं। और शाहीन बाग में ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये AIIM का दफ्तर है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी यहाँ दिल्ली में MCD का इलेक्शन चल रहा है, राजनीतिक माहौल है, काफ़ी लोग यहाँ इस माहौल में रंग चुके हैं। तो हमारी टीम आज यहाँ शाहीन बाग में आई है। यहाँ जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे मिल रही है, उनके राय को जान रही है, क्या शाहीन बाग के प्रॉब्लम्स हैं, कितने सॉल्व हुए, कितने बाकी रह गए और क्या मुद्दे हैं। मुद्दे जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं AIIM के कैंडिडेट हैं आरिफ सैफ़ी साहब। आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आरिफ सैफ़ी साहब, आपको MIM ने चुना है यहाँ के कॉरपोरेट के लिए। तो सबसे पहले हमारी जनता को, जो यहाँ की जनता है, शाहीन बाग की जनता है, उसे बताएं कि आप क्या मुद्दे लेकर के चुनाव में उतर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दों का जहाँ तक सवाल है, मुद्दे बहुत हैं, अनगिनत मुद्दे हैं। और खाली कौंसलर के मुद्दे नहीं है, कौंसलर से ऊपर कौम के भी बहुत मुद्दे हैं। मगर बात अगर आप बेसिक मुद्दों के कौंसलर के काम की करेंगे तो कौंसलर के जितने भी काम हैं, जैसे कि साफ़ सफाई, कूड़ा वक्त पे उठना, नाली वगैरह साफ़ रहना, सीवर के ढक्कन टूटे हों तो उन्हें रिपेयर करते रहना, इन सारे कामों में कि उनका पार्षद, आम आदमी पार्टी का पार्षद है यहाँ, वो फेल रहा। उन्हें इलाके में घूमने की, इलाके में उन परेशानी देखने की लोगों की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी बिल्डिंगें बनाने में व्यस्त थे। लोगों ने बड़ी मुश्किल से ये 5 साल गुजारे हैं। और उनके आज हालात ये है, लोग बाग खुद उन्हें गलियों में अगर वो कंपेयर करने जाते तो लोग बाग उधर खुद हाथ जोड़ के वापस भेज देते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, क्यों अपना टाइम खराब करें। और अच्छा, ये चीज़ मैं अपनी ज़ुबानी नहीं कह रहा, आप इलाके में जाके देखें। एक मुद्दा था उनका कूड़े घर का। वो उस टाइम पे इंटरव्यू के दरमियान पिछले इलेक्शन में मैं भी लड़ा था, वो भी लड़े थे। उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि यहाँ हम कूड़े घर का इंतज़ाम करेंगे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने बिल्कुल कूड़े घर का इंतज़ाम करा, मगर उन्होंने कूड़े घर की जगह पूरे अब्बुल फजल को ही कूड़ा घर बना दिया। तो उन्होंने खाली उस कूड़े घर को नहीं बनाया, पूरे अब्बुल फजल को कूड़ा घर बना के अपना वादा पूरा किया, तो अपनी परेशानी समझी। चलिए, ये तो हुई आपने जो मुद्दे गिनाए, जो मुद्दे सॉल्व नहीं हुए। आप आए हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपका मास्टर प्लान क्या है? आप अपने जनता को क्या देंगे? देखिए, ये जानना जनता को बहुत बिल्कुल 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 मैं तो कह रहा हूँ सबसे सवाल करना चाहिए इस बात को। उनके बेसिक क्या काम होंगे, वो किस काम के आधार पे मतलब के इलेक्शन में आ रहे हैं, वो जनता को जानना भी चाहिए। देखिए, कूड़े घर का जो मुद्दा है, बिल्कुल आराम से उसे सॉल्व किया जा सकता है। सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कूड़ा उठाने वाले ज़्यादातर घर घर पे कूड़ा प्राइवेट उठाने आते हैं, जो 150-200 रुपये महीना लेते हैं। आप कूड़े की गाड़ी, सरकारी गाड़ी का इंतज़ाम करें, जैसे कि और दिल्ली के इलाके। नहीं, आप ये बताएं, ज़रा रोकूंगा मैं आपको। आपके क्या मतलब कि आपके प्लान क्या हैं? ये तो आप उन्हें सजेशन दे रहे हैं, आपके प्लान क्या हैं? आप क्या जनता को कह रहे हैं कि मैं आपको ये सुविधाएं दूंगा? मैं उसी पे बात पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो जो वो प्राइवेट जो कूड़ा उठाने वाले हैं, आप उनको हटा के सरकारी गाड़ियों का माकूल इंतज़ाम कीजिए, वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। हाँ। आप वो कूड़े के जो पेड कूड़े वाले हैं, उनसे लोगों को निजात दिलवाएंगे, जो 150-200 रुपये लेते भी हैं, घर से कूड़ा उठाते हैं, मगर उल्टा सीधा रोड पे डालते हैं। जब सरकारी गाड़ी उठाएगी तो उसे सिस्टम से डालेगी भी, और जब सिस्टम से डालेगा तो पीछे से डंपर उठाने वाला भी टाइम से आएगा। करप्ट कहाँ? चलिए, आप कूड़ा का मैनेजमेंट करेंगे। कूड़े का एक मैनेजमेंट हो गया। जो सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, वो जैसे टूटे उसे तुरंत रिपेयर होना चाहिए जी। क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, और हुआ भी है। लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, लोगों के चोट लगी हैं, फ्रैक्चर हुए हैं, प्लास्टर चढ़े हैं, मतलब वो आपको तुरंत उसे करवाना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करवाएंगे तो लोगों को परेशानी होगी, और लोग आपको गालियाँ देंगे। फिर पानी जो बहने की समस्या है, देखिए मार्केट में हर ख़रीदारी करते हैं, पन्नी भी, गत्ते भी उसमें डालते हैं,
अब अगर आप उसे सफाई नहीं करवाएंगे तो नालियाँ ब्लॉकेज होंगी, जब ब्लॉक होंगी तो पानी बाहर आएगा। तो आप अगर उसे रोज़ दूसरे तीसरे दिन टाइम पे सफाई उसकी करवाएं तो शायद वो सिर्फ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ये ऐसे काम हैं जो रोज़मर्रा के होने वाले हैं, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पे नहीं दिया गया। अब सफाई वाला, झाड़ू वाला आता ही नहीं है इलाके में, वो नज़र ही नहीं आते लोगों को। लोगों ने यहाँ तक कि अपनी जेब से पैसे दे दे के झाड़ू वाले अपने रोडों पे लगाए हुए हैं, जबकि ये काउंसलर की अपनी जिम्मेदारी बनती है। काउंसलर को अपनी जिम्मेदारी की फिक्र ही नहीं है कि मुझे अपने झाड़ू वाले। होता क्या है कि ये ठेकेदारी पड़ता चली आई है, झाड़ू वाले ठेके पे होते हैं। वहाँ 80 ठेके पे मिले हैं, 20 सफाई वाले उन्होंने छोड़ दिए, 60 जो मज़दूर हैं उसके मिल बांट के वो लोग पैसे खा जाते हैं। मैं काउंसलर भी उसमें इंक्लूड होता है, वो पैसे हो जाते हैं 20। अब 20 अगर सफाई कर्मचारी होंगे पूरे इलाके को कैसे कवर करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ 20 भी नहीं है, वो 10 भी नज़र नहीं आते होंगे। तो ये प्लान है आपका, आने वाले 5 सालों में आप ये सहूलतें देना चाहते हैं? भाई ये तो नहीं, ये सहूलियतें मैं नहीं देना चाहता, ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान में है वो तो उन्हें मिलनी चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ इन मुद्दों की तो लड़ाई नहीं है आज। आज लड़ाई जो है सही मायने में आपके अपने वजूद की है। देखिए आपके अपने इलाके में 2 MCD स्कूल हैं। अब वजूद की मैं जो बात करता हूँ, आप अपने इस मुस्लिम बहुल इलाके में जो कि अरविंद केजरीवाल साहब अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते कि मैंने दिल्ली में एजुकेशन का इस तरह अच्छा कर दिया। यहाँ 2 सरकारी स्कूल हैं, आप भी उसका सर्वे कीजिएगा। उन दोनों स्कूल में एक नई ईंट नहीं लगी। वो MCD के अंडर में आते हैं, उनमें एक नई ईंट नहीं लगी, ना उसमें कोई काम हुआ। काउंसलर साहब ने उसमें देखा नहीं, उर्दू टीचरों की ज़रूरत है, कभी उसमें कोशिश ही नहीं करी कि उसमें उर्दू टीचर। अच्छा, उन्हीं स्कूलों में गंदगी के ढेर हैं, मैंने खुद जाके देखा, वहाँ कोई इंतज़ाम ही नहीं है पूरा। ये अगर काम आप बेसिक जो मतलब मैं कह रहा हूँ, जो आज आपकी कौम को एजुकेशन की जो सख्त ज़रूरत है, गरीब तबके को खास तौर से, जो सरकारी स्कूल का आप पीठ भी थपथपा रहे हैं कि हमने अच्छा कर दिया, आप अपने स्कूल को अच्छा नहीं कर पा रहे। यहाँ के नुमाइंदे आम आदमी पार्टी के हैं दोनों, काउंसलर भी और MLA, वो उन स्कूलों को हुलिया नहीं चेंज कर पा रहे। अगर मैं कह रहा हूँ अगर मुस्लिम इलाकों में नहीं करा आपने, या फिर पूरे में ही नहीं करा, अगर मुस्लिम इलाके में नहीं करा तो इसका मतलब हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों करा आपने? अगर और इलाकों में करा तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल बनती हैं, और मैं समझता हूँ उनको ज़िम्मेदारी से देखने की ज़रूरत है और उन्हें हल करने की ज़रूरत है। वरना आपकी कौम पिछड़ती रहेगी। बिना एजुकेशन के आप कामयाबी की सीढ़ी नहीं बना सकते। आपने कौम की बात की, बड़ी अच्छी बात की, और AIMIM के जो नेता हैं असदुद्दीन अवैसी साहब कौम की बात करते हैं, कौम के मुद्दे उठाते हैं और उठाते रहे हैं, लेकिन कौम के लोग आज भी उनको जिस हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। क्यों? देखिए पहले तो ये गलतफहमी है लोगों की, वो कौम के मुद्दे उठाते हैं। देखिए होता क्या है, वो उन्होंने मजलूमों की हमेशा आवाज़ उठाई है। अब होता क्या है, उन मजलूमों में परसेंटेज में अगर देखें आप तो मुसलमान ज़्यादा हैं, जुल्म मुसलमानों पे ज़्यादा हो रहा है, और उसकी तादाद 90% मुसलमान है, 10% जो गैर मुस्लिम हैं। अब लोगों को ये लगता है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, जब 90 दफ़ा आप किसी एक कौम की बात उठाओगे तो लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि तो मुसलमान की, जबकि उन्होंने हमेशा एजेंडा ये रहा कि जो गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, मैं उसकी आवाज़ उठाऊं। और उन्होंने दलित की भी आवाज़ उठाई है, मुसलमानों की भी। अगर दलित किसी भाई पे अगर किसी पे अत्याचार हुआ, उतनी ही ज़ोर से आवाज़ उसकी उठाई है जितनी ज़ोर से एक मुस्लिम भाई की आवाज़ उठाई है। मगर इसे एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की जाती है कि मतलब मुसलमान, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं। ये बिल्कुल ये सरासर गलत है। वो इंसानियत को तरजीह देने वाले इंसान हैं। वो जानते हैं कि हक़ की तर्जुमानी कैसे की जाती है, और मैं समझता हूँ कि हक़ की तर्जुमानी नहीं हो रही, यहाँ जेब की तर्जुमानी हो रही है आज। बड़ी अच्छी आपने बात कही। आपने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लोगों की शिकायतें भी हैं, मैं हर जगह जाता हूँ, कि अरविंद केजरीवाल मुसलमान का वोट तो लेते हैं लेकिन मुसलमान के मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, अरविंद केजरीवाल उस मुद्दों को छूते नहीं हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल की आप जो बात कर रहे हैं, ये कोई नई कहानी नहीं है। इस कहानी में सारी पार्टियां शामिल हैं। इस पार्टी में सारी पार्टियां शामिल हैं। आप मानिए कि मुसलमान कभी समाजवादी को वोट देता आया, कभी BSP को वोट देता आया,
कभी आम आदमी पार्टी को वोट देता आया। मुसलमान तो दूसरों पे एतबार ही करता आया है। मुसलमान ने अपनी लीडरशिप बनाने की कोशिश नहीं करी। मगर देखिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जिस कौम का भी जब तक उसका अपना घर का मुखिया नहीं होगा, उस कौम का भला हो ही नहीं सकता। दलितों ने अपना जब तक लीडर नहीं बनाया, उनका उद्धार ही नहीं हुआ। आरिफ साहब, आप इस इलेक्शन में, एमसीडी के इलेक्शन में खड़े हैं। यहाँ बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी भी ताल ठोक रही है और आप भी हैं इस बीच में, तो आप अपना प्रतिस्पर्धी किसे मानते हैं? देखिए, यहाँ फ़िलहाल तो काउंसलर जो है आम आदमी पार्टी का है। मैं अगर उनके देखूँ तो वो तो जिस आधार पे सत्ता में आए थे, वो लोग एक मूवमेंट बना के लोगों को सेकुलरिज्म का दिखा के और करप्शन मिटा के हम बिल्कुल साफ़ सुथरी सरकार बनाएंगे, वो तो सबके सामने है। और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ उनका क्या व्यवहार रहा, मरकज़ पे ताले लगाना, आज भी 2 फ्लोरों में ताला लगा है। तो मुसलमान भूला नहीं है। मुसलमानों को कोरोना बम के नाम पे बदनाम किया। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कोरोना के टाइम पे, पूरा डेटा अलग दिखाया करते थे कि भाई ये मुसलमान, ये तबलीगी जमात का डेटा है जिन्होंने दिल्ली में कोरोना फैलाया। तो मुसलमान तो उनकी आइडियोलॉजी को समझ गया कि किस आइडियोलॉजी के हैं, तो उनका तो रेस में कहीं से कहीं तक दूर तक नाम नज़र नहीं आ रहा। और कांग्रेस ज़मीन पे थी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस बार कोई ज़्यादा बड़े इन लोगों से मतलब मुकाबले की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ने चाहा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 5 साल पहले जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, 6 साल पहले, उस टाइम पे पार्टी भी नहीं थी और हम भी नहीं थे सी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हर घर में अपनी जाके बता दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाग खुद भी इतने समझदार हैं, वो आज समझ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को जो बदनाम करने की कोशिश की गई थी कि वो बीजेपी का एजेंट है, वो लोगों को समझ में आ गई कि ये एक मुसलमान को हमेशा बदनाम किया जाता है। वो मुसलमानों के लीडर हैं, इस वजह से उन्हें एक ऐसा बना दो कि वो मुस्लिम लीडरशिप खड़ी ना हो सके। तो मुसलमान अब समझ भी गया है और काफ़ी समझदार भी हो गया इस चीज़ को लेके। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने चाहा हमारी इनसे फाइट ही नहीं है, एक तरफा इलेक्शन होगा और बेहतरीन होगा। यानी आप प्रतिस्पर्धी किसी को नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं। तो आपने देखा कि किस प्रकार इन्होंने खुल के अपने राय का इजहार किया, अपने बारे में बताया, लोगों को अपने आइडियोलॉजी को बताया और अपने मास्टर प्लान को बताया। तो जनता बहुत समझदार होती है और वो बहुत ही समझ से अपने पार्षद को चुनती है, क्योंकि उस पार्षद को उसे 5 साल झेलना होता है। तो समझ के चुनेगी। उम्मीद करते हैं आपकी जीत हो और आपने जो वॉइस ऑफ इंडिया से वादे किए हैं उसे पूरा करें, ताकि आने वाले वक्त में जो जनता को परेशानी है उसकी वो दूर हो सके। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी।